नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक पहाड़ केवल पत्थरों का ढेर नहीं होता, बल्कि वो एक सभ्यता का सुरक्षा कवच होता है। इस बात को सिद्ध करती है ये तस्वीरें। दरअसल इस तस्वीरों में जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये किसी इंसान के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक पर्वत के लिए, जिस पर्वत ने हमारे देश की सभ्यता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे देश की सभ्यता को बचाने में, हमारे देश की सभ्यता को विकास करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए, क्योंकि हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जिसमें अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में जो परिवर्तन किए गए हैं, उस परिवर्तन के मद्देनजर आप ये समझिए कि अरावली की जो 90% का क्षेत्र है, वो संकट में आ गया है, वो खनन माफियाओं के लिए खुल गया है। तो आज के सेशन में हम इसी पूरे मुद्दे के सभी चीजों के बारे में यूपीएससी के 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे अरावली के महत्व के बारे में, हम बात करेंगे हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में, हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो निर्णय है, ये निर्णय किस तरीके से हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय ढाल अरावली को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। फिर हम बात करेंगे विकास बनाम पर्यावरण के बारे में, क्योंकि हाल के कुछ दशकों में ये जो बहस है, विकास बनाम पर्यावरण की बहस, ये बहुत ही जोर पकड़ रही है। तो आज के सेशन में हम अरावली मुद्दे से जुड़ी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की एक एकीकृत कानूनी परिभाषा दी है। इसमें यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 100 मीटर या उससे ज्यादा की ऊंचाई वाली भूमि को ही अब अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इससे कम ऊंचाई वाली जो भी पहाड़ियां हैं या ढलान है, अब वो अरावली की श्रेणी से बाहर हो सकती हैं। अब इस परिभाषा को लेकर हमारे देश के जो भी पर्यावरणविद हैं, जो हमारे देश में सिविल सोसाइटी है, और जो राज्य अरावली की सीमा को साझा करते हैं, उदाहरण के लिए दिल्ली, उदाहरण के लिए आपको गुजरात देखने को मिलेगा, तो जो कुल 4 राज्य अरावली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, उन सभी राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। उन सबका ये आरोप है कि ये जो निर्णय लिया गया है, ये अरावली के बड़े हिस्से को पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर कर सकता है। तो आखिरकार इस मुद्दे का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अरावली के इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं अरावली के बारे में कि अरावली कैसी पहाड़ी है, अरावली क्या है, अरावली का पर्यावरणीय दृष्टि से क्या महत्व है। तो दोस्तों, अरावली हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। इसका विस्तार हमारे देश के 4 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में विस्तृत है। अगर हम भूवैज्ञानिक रूप से बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है और ये अब शरणग्रस्त हो चुकी है, इरोड हो चुकी है। और ये जो पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ही हमें खंडित देखने को मिलती है। तो अरावली का पर्यावरणीय महत्व बहुत ज्यादा है, अरावली का रणनीतिक महत्व ज्यादा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल का गंगा के मैदानी भागों में प्रसार रोकने का काम करता है अरावली। इसका मतलब कि मरुस्थलीकरण रोकने में अरावली की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर अरावली कमजोर हुई तो आपको दिल्ली एनसीआर तक मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ता हुआ दिखता है। इसके अलावा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भूजल रिचार्ज यानी जल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्षेत्र वर्षा जल को भूमिगत जल में परिवर्तित करता है, और यही परिवर्तन, जो वर्षा जल का भूमिगत जल में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपको राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जल सुरक्षा का आधार बनता है। यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था इसी कारण होती है। इसके अलावा जो अरावली है, वो वायु गुणवत्ता और जलवायु संतुलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये धूल भरी हवाओं को रोकने में प्राकृतिक अवरोध का काम करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मरुस्थल में अक्सर धूल भरी आंधी चलती है। तो जो थार मरुस्थल में धूल भरी हवाएं चलती है, वो गंगा के मैदानी भागों में ना आ पाए, ऐसा सुनिश्चित करने का काम अरावली करता है। माफ कीजिएगा। इसके अलावा तापमान नियंत्रण में भी अरावली की काफी ज्यादा भूमिका है। अब केवल वायु गुणवत्ता या केवल भूजल रिचार्ज या केवल रेगिस्तान को रोकने में ही नहीं, बल्कि हमारे देश में जो जैव विविधता है, उस जैव विविधता के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में आपको अरावली देखने को मिलेगा। आप देखेंगे अरावली के क्षेत्र में आपको वन्य जीव की प्रचुरता देखने को मिलेगी, वनस्पतियों की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलेगी, और इस तरीके से ये एक इकोलॉजिकल कॉरिडोर का काम करता है। अब इन्हीं महत्वों को देखते हुए अरावली को उत्तर भारत की पर्यावरणीय ढाल भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ ये मरुस्थलीकरण को रोकता है, दूसरी तरफ ये जैव विविधता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जल पुनर्भरण में जो है इसकी भूमिका है।
तो इन सारे महत्वों को देखते हुए अरावली के खिलाफ जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो एक बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से एक नकारात्मक निर्णय प्रतीत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय जो है कि जिसमें अरावली के जो पहाड़ियां हैं, उनकी 100 मीटर की जो सीमा थी, जो 100 से ज्यादा मीटर की सीमा थी, उसको 100 मीटर कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट आप इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि 100 मीटर की जो ऊंचाई का मानदंड है वो अरावली के क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक समानता आएगी, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में अरावली को लेकर पहाड़ी की जो परिभाषा थी उसमें एक रूपता देखने को नहीं मिलती थी। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी राज्यों में अलग अलग परिभाषा देखने को मिलती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि हालिया कदम से जो परिभाषा है पहाड़ियों की, उसमें एक रूपता देखने को मिलेगी। अब इस निर्णय के पीछे की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। इस निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस निर्णय की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन आपको समृद्ध तौर पे देखने को मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे संगमरमर हो, ग्रेनाइट हो, बलुआ पत्थर हो, तांबा हो, सोना हो, ये सारे खनिज यहाँ पे प्रचुरता में पाए जाते हैं। और इन खनिजों की उपस्थिति के कारण ये जो क्षेत्र है वो खनन गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। बीते 4 दशकों में यहाँ पे पत्थर और रेत का बहुत ज्यादा खनन हुआ है। इसकी वजह से वायु गुणवत्ता भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हुई है। इसके साथ साथ जो जल पुनर्भरण की क्षमता थी अरावली की, उस पर भी गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब खनन की वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो खनन पर कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ना कुछ हुई होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि पर्यावरण मंत्रालय ने 1990 के दशक से खनन को केवल स्वीकृत परियोजनाओं तक सीमित करने के लिए नियम बनाए। हालांकि जब ये नियम बनाए गए कि केवल उन्हीं परियोजनाओं के तहत खनन किया जा सकेगा जिन परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है, लेकिन इसका व्यापक उल्लंघन हुआ। जो अवैध खनन इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा है। फिर 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के कई जिलों में, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, इन सब जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 2024 के मई में आप देखेंगे कि न्यायालय ने अरावली में जो नए खनन पट्टे थे उन पर और पुराने खनन पट्टों के नवीनीकरण दोनों पर रोक लगाते हुए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को इस बात की जांच करने का निर्देश दिया कि खनन की वजह से वहां पे किस तरीके के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। फिर 2025 में आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने एक परियोजना शुरू की जिसे हम ग्रीन वॉल परियोजना के नाम से जानते हैं। इसके तहत जो 4 राज्य जो कि अरावली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इनके 29 जिलों में अरावली के आसपास अब 5 किलोमीटर के एक बफर जोन में हरियाली बढ़ाई जाने की जो बात है वो इस ग्रीन वॉल परियोजना में की गई। सरकार का यह कहना है कि इस परियोजना के अंतर्गत 2030 तक लगभग 26 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली हो पाएगी। तो इन सारे कदमों के मद्देनजर जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में खनन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अरावली के क्षेत्र में खनन की वजह से कुछ समस्याएं भी आ रही थी। अरावली के क्षेत्र में जो पहाड़ियां थी उन पहाड़ियों की परिभाषा में आपको एक रूपता देखने को नहीं मिल रही थी। तो इन्हीं 3 कारणों की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो आया है। तो इस निर्णय के बारे में सरकार का तर्क ये है कि इस निर्णय में जिस 100 मीटर के मानदंड की बात की गई है उससे एक कानूनी अस्पष्टता खत्म होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पहाड़ियों की परिभाषा से एक तो प्रशासनिक असुविधा होती थी। अब प्रशासनिक सुविधा होगी क्योंकि मानदंड एक है, और इसकी वजह से होगा ये कि जो एक समान नीति है वो अरावली के लिए अख्तियार की जा सकेगी। तो सरकार का ये भी दावा है कि 90% का क्षेत्र अभी भी संरक्षित रहेगा। इसका मतलब ये है कि हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 100 मीटर या उससे ज्यादा की ऊंचाई वाले जो भी स्थल हैं उन्हीं को अरावली की श्रेणी में गिना जाएगा। इस डिसीजन से दोस्तों सबसे दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि अरावली के जो 90% से ज्यादा के क्षेत्र हैं वो पहाड़ी की श्रेणी से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब कि ये 90% से ज्यादा के क्षेत्र अब खनन और जो भू माफिया है उनके लिए पर्यावरण की दृष्टि से खुल चुके हैं। अब इन पे कोई कानूनी संरक्षण जो है वो नहीं हो पाएगा। इस कदम का ये दुष्प्रभाव है। तो सरकार का ये पक्ष है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो 90% के क्षेत्र हैं इन्हें अभी भी संरक्षण प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये तो सकारात्मक पक्ष की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस कदम के नकारात्मक पक्ष की। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मानना ऐसा है कि अब 100 मीटर वाले मानदंड के अनुसार केवल 8.7% की अरावली की पहाड़ियां ही पहाड़ियों के दायरे में आ पाएगी, अरावली श्रेणी का हिस्सा बन पाएगी, और 90% से ज्यादा का जो क्षेत्र है वो सुरक्षा से बाहर चला जाएगा।
इसका मतलब ये जो परिभाषा नई दी गई है, वो परिभाषा अरावली की पारिस्थितिक वास्तविकता को नजरअंदाज करती है। केवल छोटी पहाड़ियां ही आप देखेंगे माफ कीजिएगा, अब केवल ऊंचाई को ही पारिस्थितिक महत्व के तौर पे मानदंड के रूप में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनाया गया है। तो इसका नकारात्मक पक्ष के तौर पे आप ये देखेंगे कि जो छोटी पहाड़ियां हैं वो भूजल रिचार्ज, जैव विविधता हो या धूल नियंत्रण में सबसे ज्यादा प्रभावी है। और अगर 90% से ज्यादा छोटी पहाड़ियां इस पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है इसका भूजल पुनर्भरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसका जैव विविधता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसका मरुस्थलीकरण के प्रसार पे आप देखेंगे गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो मामला है ये केवल पर्यावरण का मामला नहीं है, ये हमारे देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का मामला है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। तो ये कदम जो है वो हमारे मूल अधिकारों से असंगत प्रतीत होता है। इसके अलावा कई सारे कानूनी प्रश्न भी इस विवाद से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पे आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। ये प्रिंसिपल इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की ओर अपना रुख अख्तियार करता है कि पछताने से बेहतर है कि हम सावधानी बरतें। इसका मतलब ये है कि अगर पर्यावरणीय दृष्टि से कोई भी प्रोजेक्ट अगर खराब है तो उसको रोक दिया जाए। पर्यावरणीय दृष्टि से कोई भी कदम अगर गलत है तो उसको रोक दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उस कदम को उठाने के बाद हमें पछताना पड़े, तो पछताने से बेहतर है हम सावधानी बरतें। उसकी बात ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल करता है। इसके अलावा इससे इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मुद्दा भी जुड़ता है। हम किस तरीके से अपनी वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरी करें और भविष्य की पीढ़ी के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करें, इस बात की जो चर्चा है वो इंटरजेनरेशनल इक्विटी में मिलती है। तो अरावली के संदर्भ में जो हालिया निर्णय लिया गया है वो इस कानूनी प्रश्न को भी फिर से उजागर करता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस निर्णय के प्रति हमारे देश में सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रिया होनी लाजमी थी। सबसे पहले आप देखेंगे कि सेफ अरावली आंदोलन जो है हमारे देश के बहुत सारे पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा, नागरिक समूहों के द्वारा न केवल जमीनी स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी चलाई जा रही है। इनकी मांग ये है कि नई परिभाषा पर पुनर्विचार किया जाए और पारिस्थितिक आधार पर अरावली को संरक्षण दिया जाए। अब ये जो आंदोलन है ये केवल नागरिकों के स्तर पे नहीं, केवल सिविल सोसाइटी के स्तर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पे भी आपको सामने आते हुआ दिखता है। जो विपक्ष है उसका ये आरोप है सरकार के ऊपर कि ये जो कदम उठाया गया है इससे खनन और रियल एस्टेट हितों को लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन सरकार इसका विरोध करते हुए ये कह रही है कि इसमें कोई भी नया खनन नहीं किया जाएगा, बल्कि विपक्ष के द्वारा इसका भ्रम फैलाया जा रहा है। तो विपक्ष क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, ये हमारे मुद्दे की बात नहीं है। हमारे मुद्दे की बात क्या है कि जो अरावली है उसके महत्व में किस तरीके से भारी कमी आने वाली है, जो अरावली है उसके पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ अरावली के क्षेत्र में जो आपको स्थानीय समुदाय रहते हुए दिखते हैं उनके लिए भी काफी गंभीर चिंता का ये निर्णय बना हुआ है, क्योंकि इससे आदिवासी और ग्रामीण समुदाय पे बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। उनकी आजीविका जो है वो प्रभावित होगी, जो जिस जल और जिस भूमि का वो इस्तेमाल करते हैं उस पर खतरा आ जाएगा। तो इस वजह से वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं उनका सांस्कृतिक और उनका सामाजिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों हमारे लिए जो हम जिस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इन सारी डिबेट्स के बीच में हम आगे की राह किस तरीके से अपना सकते हैं, हम किस तरीके से विकास और पर्यावरण इन दोनों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण भी जरूरी है, हमारे लिए विकास भी जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में एक सह अस्तित्व बना रहे, इसके लिए हम किन किन कदमों को उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसको सख्ती से लागू किया जाए। इसके माध्यम से अरावली पर्वतमाला के चारों तरफ लगभग 1600 माफ कीजिएगा 1400 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन वॉल विकसित किया जाएगा। इसकी वजह से जो अरावली का पारिस्थितिक महत्व है वो संरक्षित हो पाएगा। साथ ही साथ 4 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जिसमें अरावली का विस्तार है उसके उसमें 75 जल निकायों और बंजर भूमि का पुनरुद्धार हम कर सकते हैं। फिर हम अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना जो थी उससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, ताकि हम जो अरावली क्षेत्र है उसके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल कर सकें और मरुस्थलीकरण से निपट सकें। इसके साथ साथ अब हम देख सकते हैं कि सफल बहाली मॉडल को भी अपना सकते हैं। गुरुग्राम में आपको जैव विविधता पार्क देखने को मिलते हैं और ये जैव विविधता पार्क का जो है वो काफी सफल परियोजना के तौर पर सामने आए हैं। तो जाहिर सी बात है जो हमारे देश के नागरिक समाज है वो कॉरपोरेट्स और निवासियों के साथ मिलकर जैव विविधता पार्क के उदाहरण के तौर पे वृक्षारोपण करे और आवास बहाली के लिए सबको भागीदार बनाए।
इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि अरावली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए जो भी हमारे देश के पारिस्थितिकीविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो स्थानीय स्वयंसेवक हैं, इन सबको शामिल किया जाए और अरावली के बारे में जो पर्यावरणीय महत्व है उसके बारे में जागरूकता फैलाया जाए। साथ ही साथ हमारे देश में जो कानूनी और विनियामक उपाय हैं उनको भी मजबूत करके हम अरावली को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे अवैध खनन और निर्माण को रोकने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा फैसले हैं और जो कानूनी अधिसूचनाएं हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए। पर्यावरण नियम जो भी हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और अरावली पर्वतमाला को और ज्यादा शरण से बचाने के लिए जो भी निवारक सिद्धांत हैं उनको एकीकृत किया जाए और उनको सख्ती से अरावली के क्षेत्र में लागू किया जाए। इसके अलावा अरावली में आपको अतिक्रमण और अवैध बस्तियां भी देखने को मिलती है, तो इनको रोकने के लिए सख्त जोनिंग कानून लागू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अवैध खनन के खतरे से निपटने के लिए जो अरावली कायाकल्प बोर्ड है, इन जैसी संस्थाओं को भी हम सशक्त बना सकते हैं, क्योंकि ये जब संस्थाएं सशक्त होंगी तो जो अवैध खनन का खतरा हमें अरावली के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसके कई दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, उस पर रोक लग सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और सरकार को एक वैज्ञानिक आधारित परिभाषा की तरफ जोर देना चाहिए, क्योंकि केवल ऊंचाई ही किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिक महत्व को नहीं बताता। उस क्षेत्र में किस प्रकार की ढलान है, उस क्षेत्र का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, उसमें जैव विविधता कैसी है, उसमें मिट्टी की संरचना कैसी है, ये सारी चीजें मिलकर किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व का निर्धारण करती है। केवल ऊंचाई से किसी भी क्षेत्र का पारिस्थितिक महत्व निर्धारित नहीं होता। तो जो परिभाषा है, परिभाषा में इन सारी चीजों को शामिल किया जाए, केवल ऊंचाई को शामिल नहीं किया जाए। इसके अलावा जो अरावली क्षेत्र है उसको व्यापक हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं और इस क्षेत्रों में विकास गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लगा सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम अरावली का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि विकास के लिए हम और भी दूसरी जगह पे विकास कर सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के अगर हम विकास करते हैं तो इस विकास का फायदा हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस विकास को एंजॉय करने के लिए हमारे पास वो सारे संसाधन नहीं हो पाएंगे, वो माहौल नहीं हो पाएगा जो कि एक अच्छे पर्यावरण में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अरावली का ये जो विवाद है, ये केवल एक परिभाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास का मुद्दा है। ये तकनीकी कानून बनाम पारिस्थितिक न्याय का मुद्दा है और साथ ही साथ ये वर्तमान पीढ़ी बनाम भविष्य के पीढ़ी के बीच जो संतुलन बनाने की हमारी बात चल रही है, उसकी भी परीक्षा है। तो दोस्तों, अगर अरावली कमजोर होती है तो इसका प्रभाव ना केवल जलवायु पे बल्कि मानव जीवन पर अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक होगा और लंबे समय में हम ये देखेंगे कि जो पर्यावरणीय क्षति होगी उसके लिए हमारे जो मानवीय गतिविधियां हैं, हमारे जो सरकार के हालिया तकनीकी जो निर्णय है, वो निर्णय जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के आधार पे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अरावली के विवाद के बारे में सारी चीजें पता चली होंगी। क्या क्या विवाद है, क्या क्या अरावली का महत्व है और जो हालिया निर्णय है वो किस तरीके से घातक निर्णय साबित हो सकता है। इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रीलिम्स के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, जिसमें आपको 3 कथन देखने को मिलेंगे। यूपीएससी 2025 में जिस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव किया गया, उसी पैटर्न के आधार पे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें 3 कथन है और ये आपके ऑप्शंस हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस कथन का जो है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी मेंस का ये प्रश्न भी लिख सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला से जुड़ा हालिया विवाद भारत की पर्यावरण नीति और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर करता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस सेशन का दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे करंट अफेयर्स वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सारे करंट अफेयर्स वाले वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ जाने से पहले दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।